नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो सर्किट ब्रेकर का आप लोगों का टेस्ट हुआ था, उसी का हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं थी। आप लोगों ने मुझे बहुत दुखी किया। आपको हम बार बार बताते थे कि टेस्ट होने वाला है, लेकिन आप कंसंट्रेट नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे नहीं अच्छा पेपर किए हैं, कुछ तो ऐसे बच्चे हैं कि जो पेपर ओपन करके सीधे क्लोज ही कर दिए हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? अपने ही साथ ही तो नुकसान करते हैं। तो जो चीज़ कहा जाए कम से कम मन लगा के करिए, तो हमको भी थोड़ी सी प्रसन्नता मिले। और अगर आप नहीं करोगे तो एटलीस्ट आपका लास्ट में नुकसान आपका ही होना है, तो हम लोगों का नहीं होना है। जितने क्वेश्चन हम दिए थे 50 क्वेश्चन का मेरा सेट था, और कम से कम इससे पहले जो क्लासेस थी थ्योरी की लेक्चर का आया था आप लोगों के बीच, उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन डिस्कस किया गया था। और जो टेस्ट पेपर बना था उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कुछ अलग टाइप के थे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन उस टाइप के थे जिस टाइप का आपको पढ़ाया जा चुका था। तो आप अब इस बात से समझ लीजिए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था। तो चलिए, अब जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि मैं ये लेक्चर इसको बहुत शार्ट में आपको बताऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर नंबर 19 उसमें केवल ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व कराया गया है। अगर आप थ्योरी और वो ऑब्जेक्टिव जो सॉल्व कराया गया है, अगर वो आप देखे होते तो मैं समझता हूँ कि आपको इस पेपर को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। आप अपना टेस्ट पेपर ओपन कर लीजिए और उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन है आपका, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर रिमेन क्लोज, ओपन, सेमी क्लोज, नॉन ऑफ द एबव। पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट कैसा रहता है? ओपन रहता है, क्लोज रहता है, सेमी ओपन रहता है। तो आप जानते हो जब सर्किट ब्रेकर आपका नॉर्मल रहता है, नॉर्मल मीन सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट क्लोज होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट क्लोज होते हैं। जब एबनॉर्मल कंडीशन आता है तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है और कॉन्टैक्ट उसके ओपन हो जाते हैं। तो इस तरीके से पहला का हो जाएगा पहला आंसर क्लोज्ड। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो सर्किट ब्रेकर का पार्ट नहीं है? पहला ऑप्शन दिया ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, दूसरा कंजर्वेटर, तीसरा एक्सप्लोशन पार्ट, चौथा है फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट। तो आप जानते हो कि फिक्स एंड मूविंग कॉन्टैक्ट तो आपका सर्किट ब्रेकर का पार्ट है ही, और एक्सप्लोशन पार्ट आप जानते हो कि आयल सर्किट ब्रेकर में यूज होता है। इतना आप समझ गए। और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म भी सर्किट ब्रेकर का ही पार्ट है। हमने आपको बताया था कि सर्किट ब्रेकर एक मैकेनिकल डिवाइस है, उसमें तमाम ऑपरेटिंग पार्ट्स लगे होते हैं। और जैसे कि आप उसको कह सकते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट, या स्प्रिंग चार्जिंग मोटर, या लैच, या गियर, या तमाम सारी चीज़ें, या स्प्रिंग, ये सब मैकेनिज्म लगे होते हैं। और ये आपका एक है कंजर्वेटर। आप जानते हो कि कंजर्वेटर आप ट्रांसफार्मर में यूज करते हो। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर का पार्ट नहीं है। तो आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, कंजर्वेटर सर्किट ब्रेकर का पार्ट नहीं है। कंजर्वेटर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हो सकता है थोड़ा सा स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा आज कर रहा हूँ। चलिए, अगला है, इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट ऑन द कनेक्टेड सर्किट ए सर्किट ब्रेकर विल ऑपरेट ऑटोमेटिकली, मैनुअली थ्रू कंट्रोल स्विच, डिपेंड ऑन डिज़ाइन। इसमें कहा गया है कि अगर सर्किट ब्रेकर में अगर सर्किट में कोई फॉल्ट आए तो आपका सर्किट ब्रेकर कैसे ऑपरेट करेगा? ऑटोमेटिकली, मैनुअली, या कैसे ऑपरेट करेगा? तो ये आप जान लीजिए कि कोई भी मेरा सर्किट ब्रेकर, ये मान लीजिए सोर्स है, इससे जुड़ा हुआ ये आपका सर्किट ब्रेकर है। अगर इसमें फॉल्ट आया तो ये सर्किट ब्रेकर आपका ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा। ऑटोमेटिकली
ऑपरेट करेगा। और ये ऑटोमेटिकली किसके सहायता से बनाया जाता है? रिले की सहायता से। रिले को कहाँ से सिग्नल मिलता है? सीटी से मिलता है। सीटी को कहाँ से मिलता है? सीटी तो लाइन से जुड़ा ही होता है। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि ये आपका जब भी कभी फॉल्ट आएगा, हम रिले की सहायता से इसको ऑटोमेटिक डिज़ाइन कर चुके होते हैं। तो जब भी कभी फॉल्ट आएगा तो ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन देगा। अच्छा, सर्किट ब्रेकर को एक बात ये कही जाती है कि ये ऑटोमेटिक है या नहीं, इसका ऑपरेशन ऑटोमेटिक होता है या नहीं होता है। तो जवाब आपका ये है कि ऑटोमेटिक नहीं होता है। इसको हम रिले की सहायता से ऑटोमेटिक बनाते हैं। जब बना लेते हैं, जब भी आपका सर्किट ब्रेकर कहीं भी लगेगा सर्किट में, तो ये आप मान के चलिए कि रिले की सहायता से उसको ऑटोमेटिक हम बनाए होंगे। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। लिखना क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए है ऑटोमेटिकली। अब अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज़ द लोवेस्ट वोल्टेज रेंज। इसमें पहला है, इसमें पूछा, पहला ऑप्शन दिया है SF6 सर्किट ब्रेकर, फिर दूसरा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, फिर टैंक टाइप आयल सर्किट ब्रेकर, फिर एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से दिए गए सर्किट ब्रेकर में किस सर्किट ब्रेकर की सबसे कम वोल्टेज रेटिंग होती है। तो आपको जब पढ़ाया गया था तब भी बताया गया था सबसे कम रेटिंग होती है MCB की होती है, और उसके बाद एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर होता है, और उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। एयर ब्रेक कहाँ तक यूज होता है? 1 kV तक यूज होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपका एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर हो जाता है। एयर ब्रेक आपका है डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ACB। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंफॉर्मेशन टू द सर्किट ब्रेकर अंडर फॉल्ट कंडीशन इज़ प्रोवाइडेड बाई। देखिए वही चीज़ आ गई ना, इसमें पूछा गया है कि इस सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट की कंडीशन में इंफॉर्मेशन कौन देता है। तो सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट की कंडीशन में ये इंफॉर्मेशन रिले देता है। ये रिले देता है। रिले कहाँ से लेता है? सीटी से लेता है। तो रिले देगा सर्किट ब्रेकर को। तो इसमें का ऑप्शन जो रहेगा रिले वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए रिले। अब है अगला क्वेश्चन आपका, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। आपको बताया गया था ना कि ब्रेकिंग कैपेसिटी आपका MVA में होता है। ब्रेकिंग कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है? √3 इंटू सिस्टम वोल्टेज या रेटेड वोल्टेज इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, यही ना होता है। तो आपको ये बताया गया है, ये बड़ा आसान सा चीज़ है, इसका आप जानते भी होंगे। ये MVA में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही होगा मेरा, MVA। चलिए अब मेरा अगला क्वेश्चन है, द रिकवरी वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट विल बी मैक्सिमम फॉर द पावर फैक्टर ऑफ। इन्होंने ये कहा है कि सर्किट ब्रेकर का जो रिकवरी वोल्टेज है, सर्किट ब्रेकर में जो रिकवरी वोल्टेज है वो मैक्सिमम कब होता है। सर्किट ब्रेकर में जो रिकवरी वोल्टेज है वो मैक्सिमम कब होता है। तो रिकवरी वोल्टेज की बात कर रहा तो हम कुछ ऐसा आपको मैं बता देता हूँ। ये मान लीजिए मेरा कोई एक्सिस है, इससे मतलब नहीं है, ये हमारी कोई फॉल्ट करंट है ना, ये कोई फॉल्ट करंट है। अब ये फॉल्ट करंट है, अब मैं वोल्टेज बनाऊँ, तो अगर मैं वोल्टेज बनाऊँगा तो आप जानते हो कि अगर मेरा फॉल्ट आता है तो जो मेरा सर्किट है उसका रजिस्टेंस तो शॉर्ट सर्किट हो गया, और जो इंडक्टर है वो केवल सर्किट में परफॉर्म करता है। ये चीज़ चूँकि क्लास में डिस्कशन हो चुका, मीन्स की थ्योरी वाले लेक्चर में डिस्कशन हो चुका है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बना नहीं रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सर्किट मेरा प्योर इंडक्टिव हो गया। अगर जब सर्किट प्योर इंडक्टिव हो जाएगा तो करंट 90 डिग्री लैग करेगी। अगर करंट की शुरुआत यहाँ से है, अगर करंट को लैग दिखाना है तो वोल्टेज हम कुछ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मीन्स ये हुआ कि हमको 90 डिग्री
लीड करा देना है वोल्टेज को, या तो मैं कहूँ कि करंट को 90 डिग्री लैग करा देना है। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम रिकवरी वोल्टेज किस कंडीशन में होगा। तो मैक्सिमम रिकवरी वोल्टेज देखिए, जब आपका कास फाई 90 होगा, कास फाई आपका 90 होगा, तभी आपका मैक्सिमम रिकवरी वोल्टेज आएगा। क्योंकि आप देखिए इस टाइम में मान लीजिए करंट आपकी यहाँ पर ब्रेक हो रही है, तो इस कंडीशन में देखिए ये रिकवरी वोल्टेज है आपका, ये ब्लू वाला करंट है और ब्लैक वाला वोल्टेज है। तो आप यहाँ पर समझ जाइए, देखिए करंट अगर जीरो तो आपका वोल्टेज मैक्सिमम। ये जब कब था, जब फाल्ट आपका कितना था, जब आपका पावर फैक्टर 90 था, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90 था। अब अगर एक ऐसा केस मानिए कि यहाँ ये भी देखिए, ये वाला क्या है, ये करंट है, ये वाला क्या है, ये करंट है। अब मैं कहूँ कि मेरा करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज़ में है। अब मैं कहूँ कि करंट और वोल्टेज मेरा सेम फेज़ में, तो ये देखिए ये वोल्टेज हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ठीक है, ये मेरा वोल्टेज हो गया। और मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी करंट इस पॉइंट पर ब्रेक होती है, तो इस पॉइंट पर अगर करंट मेरी ब्रेक हुई तो इस पॉइंट पर आपका वोल्टेज क्या होगा, इस पॉइंट पर आपका वोल्टेज क्या हो। यहाँ पर मैं कहूँ कि करंट आपकी ब्रेक हो गई, तो यहाँ पर आप देखिए ये वोल्टेज भी तो यहाँ पर जीरो है, तो वोल्टेज भी यहाँ पर जीरो, तो इस मतलब ये हो कि वोल्टेज आपका जीरो। हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरा पावर फैक्टर अगर कास फाई का मान जीरो है, कास फाई का मान जीरो का मतलब ये हुआ कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज़ में हैं। अगर करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज़ में हैं तो उस कंडीशन में रिकवरी वोल्टेज का मान मिनिमम आएगा। किस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में रिकवरी वोल्टेज मिनिमम आएगा, या तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज भी मिनिमम हम बोल सकते हैं। और इस कंडीशन में मैक्सिमम आएगा जब आपका पावर फैक्टर का एंगल 90 रहेगा, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम आएगा। जब आपका पावर फैक्टर का एंगल ज़ीरो रहेगा तो उस कंडीशन में मिनिमम आएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। एक तरीका ये है जो आपसे पूछा गया है कि किस पावर फैक्टर पर रिकवरी वोल्टेज का मान मैक्सिमम होगा, या तो इसी को ऐसे बोल सकता, किस पावर फैक्टर पर एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान मैक्सिमम होगा। तो आप ये पाते हैं कि जब कास फाई बराबर 90 है तो आपका रिकवरी वोल्टेज या एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान मैक्सिमम आता है। ये हो गया। इसी क्वेश्चन को ऐसे कह सकता है, इसी क्वेश्चन को ऐसे कहेगा कि कास फाई बराबर 90 पर पावर फैक्टर का कास फाई बराबर 90 पर या 90 डिग्री लैगिंग पावर फैक्टर पर एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान क्या होगा, मैक्सिमम, मिनिमम, मीडियम, या कुछ और फ्रैक्शन में दे देगा, या नॉन ऑफ दीज दे दे। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि 90 डिग्री लैगिंग पावर फैक्टर पर एक्टिव रिकवरी वोल्टेज या रिकवरी वोल्टेज का मान क्या होगा, तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चाहे पावर फैक्टर की वैल्यू दे के आपको एक्टिव रिकवरी की वोल्टेज वैल्यू मांग ले, या तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज या रिकवरी वोल्टेज का मान दे के पावर फैक्टर का वैल्यू पूछ ले। ये 2 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। इधर कैसा बन सकता है, इसमें कह सकता है कि हमारा किस पावर फैक्टर पर एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान मिनिमम होगा, किस पावर फैक्टर पर एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान मिनिमम होगा, तो कास फाई बराबर 0 पर मिनिमम होगा। बात को समझेंगे। या तो ये कहे कि 0 पावर फैक्टर पर एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान क्या होगा, तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान मिनिमम होगा। तो ये क्वेश्चन आगे इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे ये आपको मैं समझा दी हूँ। जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं केवल ऑप्शन में टिक लगाते हुए आगे बढ़ूँगा। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो ये बातें समझ आई होंगी।
मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो बच्चे नहीं देखे हैं लेक्चर नंबर 18 और 19 उसको ज़रूर देख लेंगे। जितना आपका टेस्ट का क्वेश्चन कराया गया है उसमें कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। आप अगर मेहनत करेंगे तो हमको भी मज़ा आएगा पढ़ाने में, अगर नहीं करेंगे तो थोड़ी सी निराशा ज़रूर आती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब भी आपका टेस्ट होगा आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये कौन सा मेरा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर था मेरा ये, हाँ क्वेश्चन नंबर मेरा 7 था। ये क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एक ये कहा था कास फाई बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री तो हो नहीं सकता है, कास फाई बराबर 90 डिग्री नहीं होगा, कास फाई नहीं होगा। कास फाई अगर कहीं पर है तो फाई बराबर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से आ जाएगा कास 90 डिग्री बराबर 0। कास 90 डिग्री बराबर 0 मतलब पावर फैक्टर आपका क्या आ गया? पावर फैक्टर आपका 0 आ गया। इस कंडीशन में एक्टिव रिकवरी वोल्टेज या रिकवरी वोल्टेज क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। दूसरा हमने क्या बताया था? हमने ये कहा कि कास फाई बराबर 90 डिग्री नहीं होगा, कास फाई की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी। तो पावर फैक्टर हमारा 0 लैगिंग आ जाएगा, या पावर फैक्टर मेरा 0 आ जाएगा, या पावर फैक्टर एंगल की मैं बात करूँगा तो मैं इसे 90 डिग्री बोलूँगा। प्लीज़ इसको आप लोग करेक्ट करिए। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कास 90 डिग्री बराबर 0 तो पावर फैक्टर मेरा 0, मतलब यहाँ पर यह है कि एंगल का मान 90 डिग्री होगा तो पावर फैक्टर मेरा 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मेरा मैक्सिमम आएगा। अगर फाई बराबर 0 अंश तो कास 0 अंश बराबर आ जाएगा 1, ये मेरा पावर फैक्टर हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की बात करेंगे या रिकवरी वोल्टेज की बात करेंगे तो वो मेरा मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। इस चीज़ को प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। पावर फैक्टर आपका पावर फैक्टर एंगल 0 तो आपका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मिनिमम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या? अभी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहा है कि रिकवरी वोल्टेज का मैक्सिमम मान किस पावर फैक्टर पर होगा? रिकवरी वोल्टेज का, देखिए पावर फैक्टर और पावर फैक्टर एंगल इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। पावर फैक्टर एंगल अगर 90 डिग्री है तो पावर फैक्टर आपका आएगा 0, पावर फैक्टर आपका आएगा 0। और इसी टाइम इसी पावर फैक्टर पर ही रिकवरी वोल्टेज का मान मैक्सिमम आता है। चलिए, तो ये मेरा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए सही होगा 0। अब है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द चांस ऑफ आर्क इंटरप्शन इन सब्सिक्वेंट करंट 0 इंक्रीज इन केस ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बट डिक्रीज इन ऑयल सर्किट ब्रेकर। दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज इन केस ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बट इंक्रीज इन ऑयल सर्किट ब्रेकर। तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज इन बोथ ऑफ केस, इंक्रीज इन बोथ ऑफ केस। देखिए दोनों सर्किट ब्रेकर आपके अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग वोल्टेज रेंज के हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन सी और डी तो किसी तरीके से सही होने वाला नहीं है, कह रहा दोनों में डिक्रीज होगा और या दोनों में इंक्रीज होगा। तो सी और डी तो ऑप्शन आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में फिर से। अब हमारे पास ऑप्शन केवल 2 बचे हैं, ए और बी। इन दोनों में से हमको परखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें यह कहा गया है कि चांसेस ऑफ आर्क इंटरप्शन इन सब्सिक्वेंट करंट 0 का करंट 0 के आगामी करंट 0 के दौरान, आगामी मतलब सब्सिक्वेंट करंट, आने वाले करंट 0 पर
किस सर्किट ब्रेकर में करंट इंटरप्शन की संभावना ज़्यादा होती है? किस सर्किट ब्रेकर में करंट इंटरप्शन की संभावना ज़्यादा होती है? आने वाले करंट जीरो पोजीशन में किस सर्किट ब्रेकर में करंट इंटरप्शन की संभावना ज़्यादा होती है? तो आपको ये बता दें कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की वोल्टेज रेटिंग अधिक होती है और आयल सर्किट ब्रेकर की वोल्टेज रेटिंग कम होती है। तो अगर इन दोनों को हम तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में करंट इंटरप्शन, चूँकि इसका वोल्टेज अधिक है तो इसमें करंट इंटरप्शन की संभावना कम होगी और आयल सर्किट ब्रेकर में करंट इंटरप्शन की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अब मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। 9, द आर्क वोल्टेज इन ए सर्किट ब्रेकर, द आर्क वोल्टेज इन ए सर्किट ब्रेकर। देखो यार, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बताएंगे तो होगा क्या कि फिर से वही जो थ्योरी पढ़ाई गई फिर से उसी चीज़ का यहाँ पर डिस्कशन शुरू होगा, फिर से वही लेक्चर शुरू होगा। तो इसीलिए हम शार्ट में ही बताएंगे, क्योंकि जो लेक्चर आपके लिए दिया गया है देखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप उसमें भी समय दीजिए। हाँ, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था, द आर्क वोल्टेज इन सर्किट ब्रेकर इज, कहा गया है आर्क वोल्टेज इन सर्किट ब्रेकर इज इन फेज विथ आर्क करंट। मीन्स आप ये समझिए कि आर्क वोल्टेज और आर्क करंट के बीच इसमें एंगल पूछा गया है। आर्क वोल्टेज और आर्क करंट के बीच एंगल पूछा गया है और आपको बताया जा चुका है कि आर्क का नेचर रजिस्टिव होता है। रजिस्टिव का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में। अगर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हैं तो आपका एंगल क्या हो जाएगा? 0 अंश हो जाएगा। या तो पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर आपका हो जाएगा cos 0 अंश बराबर 1। तो इसमें है ऑप्शन पहला ही सही है, इन द फेज विथ आर्क करंट, इन द फेज विथ आर्क करंट वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। अगला हम लोग देखते हैं, वाइल यूजिंग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर करंट चॉपिंग इन द फिनोमेना ऑफ्टेन ऑब्जर्व व्हेन। कह रहा है कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जब मैं यूज करता हूँ तो करंट चॉपिंग की घटना कब आती है? पहला ऑप्शन इसमें दिया है, लॉन्ग ओवर हेड लाइन इन स्विच्ड ऑफ, बैंक ऑफ कैपेसिटर इज स्विच्ड ऑफ, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड इज स्विच्ड ऑफ, ए हैवी लोड इज स्विच्ड ऑफ। आपको पहले ही बताया गया है कि लो इंडक्टिव करंट, अगर लो इंडक्टिव करंट को आप इंटरप्ट करते हो तो उस कंडीशन में आपके करंट चॉपिंग की घटना आती है। ये चीज़ आपको बताया जा चुका है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो ये मेरा मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये देखिएगा, ये ट्रांसफार्मर लगा है, इसके दोनों साइड ये मेरा सर्किट ब्रेकर है और ये फीडर आगे जा रहा है। अब देखो, अगर इस सर्किट में फॉल्ट आएगा, मान लीजिए इसमें कोई भी करंट फ्लो हो रही, मान लीजिए 100 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और ये ट्रांसफार्मर का कोई वोल्टेज साइज है, अगर मैं कहूँ ये 220 kV है और मैं इसको कहूँ कि ये 132 kV है, ये सर्किट ब्रेकर, ये वाला सर्किट ब्रेकर 220 kV का है, ये 132 kV का। मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रांसफार्मर लगा है 220 को 132 kV में चेंज करता है। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि करंट चॉपिंग की घटना कैसे आएगी। देखिए, अभी इसमें 100 एम्पियर्स करंट फ्लो हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें फॉल्ट आया, ये फॉल्ट आया तो क्या होगा? फॉल्ट आएगा तो करंट इसमें और अधिक बढ़ेगी। करंट अधिक बढ़ने के कारण यह क्या करेगा, ये सर्किट ब्रेकर आपका ओपन हो जाएगा। ये सर्किट ब्रेकर आपका ओपन हो गया। ये जो था मेरा सर्किट ब्रेकर, ये मेरा सर्किट ब्रेकर अब क्या हो गया,
ओपन हो गया तो इधर जो करंट बह रही थी वो क्या हो गई, जीरो हो गई, जीरो हो गई। तो इधर जो बहने वाली करंट मेरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब आप ये बताओ क्या इधर से जो करंट, अभी ये सर्किट ब्रेकर इसका ब्रेकर लगा हुआ, इधर से जो बहने वाली करंट है तो क्या ये जीरो हो जाएगी, जीरो नहीं हो जाएगी। आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर मेरा नो लोड पर भी करंट लेता है, वो कौन सी करंट होती है, मैग्नेटाइजिंग। कि ट्रांसफार्मर में आप पढ़ चुके हो, वो लगभग 90 डिग्री लैगिंग होती है, ये भी आप पढ़ चुके हो। तो इस कंडीशन में जो मेरी एक मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होगी, ये मैग्नेटाइजिंग करंट किस कंडीशन में फ्लो हो रही है, जब ट्रांसफार्मर मेरा नो लोड पर है, जब ट्रांसफार्मर मेरा नो लोड पर है। अब अगर इस करंट को भी मुझे ब्रेक करना है तो इस सर्किट ब्रेकर को भी मुझे ओपन करना होगा। इस सर्किट ब्रेकर को मैं ओपन करूंगा तो ये स्मॉल इंडक्टिव जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो इंडक्टिव करंट भी और साथ ही साथ स्मॉल भी है, बहुत कम है। तो ये स्मॉल इंडक्टिव करंट को ब्रेक करेगा, ये वाला सर्किट ब्रेकर स्मॉल इंडक्टिव करंट को ब्रेक करेगा। तो इस सर्किट ब्रेकर में करंट चॉपिंग की घटना होगी, करंट चॉपिंग की घटना होगी। इस वाले सर्किट ब्रेकर में करंट चॉपिंग घटना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम फुल लोड करंट को ब्रेक कर रहे हैं या तो हम फॉल्ट वाली करंट को ब्रेक कर रहे हैं। लोड करंट या तो फॉल्ट करंट ये दोनों इस्तेमाल नहीं हो सकती हैं, और ये मेरी मैग्नेटाइजिंग करंट हमेशा इस्तेमाल ही होती है। तो ये इसलिए इस ब्रेकर में करंट चॉपिंग की घटना हो सकती है। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है ना कि ट्रांसफार्मर को मैं नो लोड पर ओपन करता हूँ, ट्रांसफार्मर को मैं नो लोड पर ओपन करूँगा तब होगी। और आप जानते हो कि करंट चॉपिंग की घटना स्मॉल इंडक्टिव करंट को ब्रेक करने पर होती है। चलिए, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस रिप्रेजेंट ऑफ रेटेड ऑपरेटिंग ड्यूटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में सर्किट ब्रेकर की ऑपरेटिंग ड्यूटी साइकिल पूछा गया है, ऑपरेटिंग ड्यूटी साइकिल पूछा गया है। तो आपको मैं बता दूं ऑपरेटिंग ड्यूटी साइकिल के लिए सबसे पहले तो आप इसको समझने के लिए अगर आपको याद करने का तरीका है बता दूं तो ये आप लिखो, ठीक है। इसके बाद यहाँ CO लिखो, यहाँ CO लिखो, ऐसा। ये वाला स्मॉल टी होता है, ये वाला कैपिटल टी होता है। स्मॉल टी का टाइम होता 0.3 सेकेंड, कैपिटल टी का टाइम होता है 3 मिनट। इसको हम बोलते हैं डेड टाइम, इसको हम बोलते हैं डेड टाइम, इसको बोलते हैं रिक्लेम टाइम। अब आपको समझाता हूँ मैं क्या है ये, आपको मैं समझाता हूँ ये है क्या चीज़। स्मॉल टी को मैं बोलूँगा डेड टाइम, ये मेरा होगा रिक्लेम टाइम। स्मॉल टी बराबर 0.3 सेकेंड, कैपिटल टी बराबर 0.3 मिनट, 3 मिनट, ओनली 3 मिनट। ओ मीन्स होता है ओपन, ओ मीन्स होगा ओपन कहूँ या तो मैं इसी को कह सकता हूँ ट्रिप। सी मीन्स क्या होगा, क्लोज, सी मीन्स क्लोज। ये देखो होता क्या है कि सर्किट ब्रेकर की मुझे ऑपरेटिंग ड्यूटी साइकिल समझना है। ऐसा क्वेश्चन हमने अपने थ्योरी वाले क्लास में एक भी नहीं बताया था, तो ये एकदम नया चीज़ है। इसको आप समझेंगे, बड़ी आसान सी चीज़ है। इसका कुछ पार्ट तक हम लोग पहुंच गए थे, उसके बाद आगे हम लोग नहीं पहुंचे थे। तो इसका ये होता है कॉन्सेप्ट कि जब अगर सर्किट में कोई फॉल्ट आएगा, ठीक है, सर्किट ब्रेकर मेरा क्लोज है पहले, जब कभी सर्किट में फॉल्ट आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा या सर्किट ब्रेकर ओपन होगा। सर्किट ब्रेकर ओपन होगा, ये वाला ओपन, इसका ओ का मतलब ये होगा। अब स्मॉल टी का क्या है 0.3 सेकेंड।
अब ये 0.3 सेकंड तक वेट करेगा। सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ, उसके बाद 0.3 सेकंड तक सर्किट ब्रेकर ब्रेक करेगा। अब CO का मतलब क्या होगा समझो। CO का मतलब ये होगा कि हमारे सर्किट ब्रेकर में हम जानते हैं, आपको हमने पढ़ाया था ऑटो रिक्लोजर, ऑटो रिक्लोजर या इसको AR बोलें। हमारे सर्किट ब्रेकर में ऑटो रिक्लोजर लगा होता है, और हमने आपको बताया है कि होता क्या है कि पावर सिस्टम में मैक्सिमम ट्रांजिएंट फॉल्ट आते हैं। तो होता क्या है, जो ऑटो रिक्लोजर क्या करता है, उसको फिर से ब्रेकर लगाने की कोशिश करता है। किसी में एक स्टेप पे रहता है, एक बार ट्राई करने का रहता है, किसी में 2 बार ट्राई करने का रहता है, किसी में 3 बार ट्राई करने का रहता है। तो जो स्टैंडर्ड ब्रेकर रहता है उसमें 2 बार ट्राई करने का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन हुआ। अब उसके बाद T मीन्स 0.3 सेकंड तक इसने वेट किया, मीन्स कि आर्क वार्क जो है बुझ जाए अच्छे से। उसके बाद ऑटो रिक्लोजर मेरा सर्किट में आ जाएगा। ऑटो रिक्लोजर क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को फिर से क्लोज करना चाहेगा, सर्किट ब्रेकर को फिर से क्लोज करना चाहेगा। और जैसे क्लोज करना चाहा, माना कि उसमें फॉल्ट बना हुआ है, तो फिर से तुरंत उसको ओपन कर देगा, फिर से तुरंत उसको ओपन करेगा। अब इस कंडीशन में क्या है, देखो इस कंडीशन में आपका सर्किट ब्रेकर ओपन है, इस कंडीशन में आपका सर्किट ब्रेकर ओपन है, इस कंडीशन में आपका सर्किट ब्रेकर फिर से ओपन हो गया। उसके बाद 3 मिनट तक फिर से सर्किट ब्रेकर ब्रेक करेगा, 3 मिनट तक फिर से सर्किट ब्रेकर ब्रेक करेगा, वेट करेगा। उसके बाद फिर से ऑटो रिक्लोजर सर्किट ब्रेकर को फिर से क्लोज करेगा, और अगर फॉल्ट बना हुआ है तो फिर से ओपन करेगा। अब यहाँ पर जो T मीन्स स्मॉल t, जो कैपिटल T है, ये 0.3 सेकंड तक वेट किया। ये 3 मिनट तक वेट क्यों किया ये समझो। 0.3 सेकंड तक इसने वेट इसलिए किया कि ये चाह रहा था कि आर्क अच्छे से बुझ जाए, आर्क अच्छे से क्वेंच हो जाए। 3 मिनट तक वेट इसलिए किया, ये वेट कर रहा है स्प्रिंग चार्जिंग के लिए। ये सर्किट ब्रेकर में देखो एक स्प्रिंग लगी होती है, और वो स्प्रिंग जो चार्ज होती है, चार्ज का मतलब उसमें जो टेंशन आता है, चार्ज का मतलब उसमें जो टेंशन आता है वो आता है स्प्रिंग चार्जिंग मोटर के थ्रू। उसमें एक मोटर लगी होती है, वो मोटर उसको घूम कर उसको चार्ज करती है। स्प्रिंग चार्जिंग मोटर लगी किस लिए होती है, इसको समझो। ये जैसे मेरा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, तो ये किसी मैकेनिज़्म से जुड़ा होगा। ये मैकेनिज़्म इसको घुमाकर इसको क्लोज कराता है, और इसी मैकेनिज़्म से मेरा स्प्रिंग लगा होता है। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नौकरी लेना है, रिसर्च नहीं करना है अभी। तो इसमें स्प्रिंग लगा होता है। तो ये स्प्रिंग क्या करता है कि जैसे ये सर्किट ब्रेकर जब क्लोज होगा, तो ये वाला जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ऊपर की ओर धक्का, बहुत तेज़ी झटका मारता है। तो ये स्प्रिंग लगा होता है। तो ये स्प्रिंग क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल में रखता है, कहीं इतना तेज़ झटका ना मार दे कि ब्रेकर ऊपर से ब्लास्ट कर जाए, सब कुछ फूट जाए। तो इसको एक तरीके से कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हुआ स्प्रिंग। ये क्लोजिंग के दौरान इसका क्लोजिंग के दौरान ज़रूरत होता है। सर्किट ब्रेकर के ट्रिपिंग के दौरान इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक बार ये क्लोजिंग कराएगा, उस दौरान इसकी ज़रूरत होगी। देखो, और जब एक बार क्लोज करा देता है तो सर्किट जो स्प्रिंग होता है मेरा डिस्चार्ज हो जाता है। एक बार सर्किट ब्रेकर को क्लोज कराने के बाद स्प्रिंग मेरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर स्प्रिंग को चार्ज होने के लिए समय लगता है, और वो स्प्रिंग चार्ज किससे होती है, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर जान लीजिए, यूनिवर्सल मोटर स्प्रिंग चार्जिंग मोटर में लगी होती है। तो हम इतना आप याद रखिए, देखिए ये विषय है प्रैक्टिकल का, कि जब आप अपने आँख से देखेंगे कि हाँ स्प्रिंग ऐसी बनी है, स्प्रिंग ऐसे चार्ज हो रही है, तो या तो आपको हम साइट में ले जाके अपने सब स्टेशन में दिखाएं तब समझ में आने वाला, या तो हम प्रोजेक्टर के माध्यम से कोई वीडियो आपको दिखा के समझाएं तब। तो चूंकि अब प्रोजेक्टर वाली जो व्यवस्था है वो रेगुलर क्लासेस में होगी। रेगुलर क्लास मीन्स ऑफलाइन क्लासेस में की जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग प्रोजेक्टर की ओर नहीं ध्यान देंगे। और
इस चीज़ को आप इतना याद कर लीजिए, और जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तो आपको मैं दिखा दूंगा अपने सब स्टेशन में ले चलकर। जो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर, स्प्रिंग का क्या काम होगा क्लोजिंग के दौरान, जब एक बार सर्किट ब्रेकर मेरा क्लोज हो गया तो मेरी स्प्रिंग डिस्चार्ज हो गई, और तब तक सर्किट ब्रेकर फिर मेरा क्लोज नहीं होगा, तब तक सर्किट ब्रेकर मेरा क्लोज नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक कि स्प्रिंग फिर से चार्ज ना हो जाए। अगर सर्किट ब्रेकर मेरा क्लोज हुआ तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज, स्प्रिंग डिस्चार्ज। अभी क्या सर्किट ब्रेकर मेरा क्लोज है, ओपन होने के लिए स्प्रिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, चार्ज और डिस्चार्ज इससे मतलब नहीं है। मान लीजिए सर्किट ब्रेकर मेरा क्लोज है, क्लोज किया हमने, मान लीजिए मेरा क्या था, मेरा इनिशियल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन है, मेरा इनिशियल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर ओपन है। हमने क्या किया, सर्किट ब्रेकर को हमने क्लोज किया। जब मैं सर्किट ब्रेकर को क्लोज करूँगा तो स्प्रिंग मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा। जब स्प्रिंग मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर अगर मैं इस सर्किट ब्रेकर को ओपन करना चाहूँ, मतलब ट्रिप करना चाहूँ, तो ट्रिप तो हो जाएगा, उसमें स्प्रिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं फिर इसको क्लोज करना चाहूँ, इसको मैं अगर फिर क्लोज करना चाहूँ तो ये तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक कि मैं स्प्रिंग को चार्ज नहीं कर लूँगा। बात समझिएगा, एक क्लोजिंग के दौरान स्प्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्लोज जब करना होता है तो स्प्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब एक बार क्लोज होता है तो स्प्रिंग डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसके बाद जब ट्रिप करना होगा, ओपन करना हो, तब स्प्रिंग से मतलब नहीं है। लेकिन अगर जब फिर से क्लोज करना है, तो ये जो स्प्रिंग डिस्चार्ज हुई थी, इस स्प्रिंग को पहले चार्ज होना होगा। जब ये चार्ज हो जाएगा तब मैं क्लोज कर पाऊँगा, तो इस चार्जिंग टाइम के लिए 3 मिनट का समय लिया गया। देखिए यहाँ पर हमने सर्किट ब्रेकर को ओपन किया, ओपन होने में स्प्रिंग का कोई रोल नहीं। ओपन हुआ, T मीन्स 0.3 सेकेंड तक इसने वेट किया आर को अच्छी तरीके से क्वेंच होने के लिए। उसके बाद ये क्या करेगा, ऑटो रिक्लोजर इसको फिर से क्लोजिंग कमांड देगा। हमने बताया था ना ट्रांजिएंट फॉल्ट मैक्सिमम आता है तो ऑटो रिक्लोजर सर्किट ब्रेकर में लगाते हैं, तो वो क्या करता है, अपने आप सर्किट जैसे ट्रिप हुआ फिर अपने आप सर्किट ब्रेकर को क्लोज करना चाहेगा। ऑटो रिक्लोजर के टॉपिक में इसको बताया गया है। तो ये सर्किट ब्रेकर को ऑटो रिक्लोजर फिर से क्लोज करना चाहेगा। सर्किट ब्रेकर जैसे ही क्लोज होगा तुरंत ट्रिप हो जाएगा। लेकिन जब ये तुरंत क्लोज तो हो ही गया, एक बार जैसे तुरंत क्लोज हुआ तुरंत ट्रिप हो गया, लेकिन क्लोज तो हुआ ही, जैसे ही तुरंत क्लोज हुआ स्प्रिंग आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर तुरंत ट्रिप हो गया, ट्रिप होने के लिए इसको स्प्रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुरंत ट्रिप हो गया। अभी इस कंडीशन मेरा क्या, स्प्रिंग डिस्चार्ज है। अब ये T बराबर 3 मिनट लेगा टाइम, किसके लिए, स्प्रिंग को चार्ज होने में। जब स्प्रिंग फिर से चार्ज हो जाएगा तो 3 मिनट बाद फिर से ऑटो रिक्लोजर एक बार अप्लाई करेगा अपना सिग्नल, तो होगा क्या, फिर से क्लोज होना चाहेगा, और अगर सर्किट में फॉल्ट है तो फिर से ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन बना रहेगा। तो ये होता है सर्किट ब्रेकर का ड्यूटी साइकिल, ओपन। और इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन पहला जो है वो वाला ऑप्शन सही है। मैं समझता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना किया जाए। चलिए इसको हटाया जाता है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी नई चीज़ थी तो इसलिए हमने समय लिया है। अगर मैं तो यह जान कर समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए आपका सही था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम बढ़ रहे हैं। 12 है, द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट मेक्स सर्किट ब्रेकर ए वेरी इफिशिएंट मीडियम ऑफ सर्किट ब्रेकिंग। इसमें कहा गया कि एक जो सबसे अच्छा गुण है SF6 सर्किट ब्रेकर का, वो बताइए जो हमारे सर्किट ब्रेकिंग में काम आता है। एक जो SF6 गैस का सबसे अच्छा गुण है, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है जो कि सर्किट के ब्रेकिंग में हमारे काम आती है। तो इसमें क्या है, पहला, इट इज़ नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इन्फ्लामेबल।
तो नॉन टॉक्सिक है, तो इससे कोई दिक्कत ये बहुत अच्छा गुण नहीं है। आपको हम बताते हैं जब SF6 की बात आए उसके सबसे अच्छे गुण कि आर्क का क्या, इसका ऐसा क्या गुण है कि आर्क को बढ़िया से ये क्वेंच करता है। तो आप यही बताइए कि यह इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रॉपर्टी का होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है SF6 सर्किट ब्रेकर की। और इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या चीज़ है वो आपको बताया जा चुका है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 12 का डी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज जनरली यूज्ड इन रेलवे। रेलवे के लिए सामान्य, देखिए अभी वर्तमान कंडीशन में तो सब SF6 यूज होता है, क्योंकि किताब पहले एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का चलन था, तो पहले एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज होता है। तो आज तक वही हमारा एग्जामिनर मानता चला आ रहा है सही, वही हमारा बुक मानता चला आ रहा है सही, तो हम भी उसी को मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमको नौकरी लेना है, रिसर्च बाद में करना है। तो यहाँ पर आप जानते हो रेलवे के लिए जो आपका सर्किट ब्रेकर यूज होता है वो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज होता है। अब आ जाओ अगला है फॉर हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर द टोटल क्लियरिंग टाइम अराउंड। इसमें ये पूछ रहे हैं कि कोई हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर का है, वो टोटल उसका ब्रेकिंग टाइम क्या होता है, टोटल ब्रेकिंग टाइम क्या होगा। पहला दिया फ्यू मिनट, तो मिनट तो कभी होता ही नहीं, आप मिली सेकेंड की बात करिए, सर्किट ब्रेकर में मिली सेकेंड की बात करिए आप। पहला फ्यू सेकेंड, सेकेंड भी नहीं होना है, मैं बोल रहा हूँ ना मिली सेकेंड की हम बात करते हैं। 1 or 2 साइकिल, 1 or 2 साइकिल, अगर मिली सेकेंड की बात करें तो ये हो जाएगा 20 मिली सेकेंड, ये हो जाएगा 40 मिली सेकेंड। 1 or 2 साइकिल का मतलब 20 मिली सेकेंड या 40 मिली सेकेंड। और अगला क्या है 5 to 10 साइकिल, एक है 5 to 10 साइकिल, तो ये हो जाएगा 100 मिली सेकेंड और ये हो जाएगा 200 मिली सेकेंड। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन आपका ये है कि हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर की बात हो रही। तो हमने आपको बताया था कि हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिली सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिली सेकेंड लेता है। तो आपका देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला मेरा हाई स्पीड के लिए ये मेरा सही हो जाएगा 1 or 2 साइकिल। ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब 15 है क्वेश्चन, द हीट प्रोड्यूस एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट ओविंग टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाई। इसमें कहा गया है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है करंट के प्रवाह के कारण, जो कांटेक्ट है, जो कांटेक्ट के बीच है, हीट जो डेवलप हो रही है, जैसे ये मेरा ये कांटेक्ट है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हमने इसको सॉल्व कराया है क्लास में भी। ये कांटेक्ट सर्किट ब्रेकर का, ये फिक्स कांटेक्ट है, ये मूविंग कांटेक्ट है, इसमें से करंट प्रवाहित हो रही है। तो इसमें कह रहा है कि जो यहाँ पर जो हीट मेरी डेवलप हो रही है, यहाँ पर जो मेरी हीट डेवलप हो रही है, ये हीट सबसे कम किससे प्रभावित होगी, सबसे कम। पहला है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, कांटेक्ट रेजिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो देखो ये डिपेंड करता है कांटेक्ट रेजिस्टेंस पर भी, इसका हीट डिपेंड करेगा, क्योंकि I²RT करंट के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा, और कितने देर तक करंट फ्लो होगी इस पर भी डिपेंड करेगा। इसके चारों ओर क्या टेम्परेचर है, इसके चारों ओर क्या टेम्परेचर है, इस पर बहुत कम डिपेंड करेगा इनकी तुलना में। तो इसलिए ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम इस पर सबसे कम डिपेंड करता है। क्वेश्चन 15 है, इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रिकवरी वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट विल बी मिनिमम फॉर पावर फैक्टर ऑफ। देखिए एक था क्वेश्चन इससे पहले, रिकवरी वोल्टेज मैक्सिमम किस पावर फैक्टर पर होगा, तो आपका आंसर उस कंडीशन में क्या था, 0 पावर फैक्टर पर था ना, 0 पावर फैक्टर।
जीरो पावर फैक्टर पर रिकवरी वोल्टेज का मान मैक्सिमम है। और ये पूछ रहा रिकवरी वोल्टेज का मिनिमम कब होगा। रिकवरी वोल्टेज मिनिमम तभी होगा जब करंट और दोनों वोल्टेज दोनों सेम फेज में। जब करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में, जैसे ये करंट है, ये यहाँ पर मान लीजिए हमारी आर्क क्वेंच हो गई और ये वाला मेरा वोल्टेज है ये, तो यहाँ पर जब मेरी करंट यहाँ पर जब मेरी जीरो हो रही है तो इसी कंडीशन में वोल्टेज भी तो जीरो हो रहा था। रिकवरी वोल्टेज मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पर एंगल का मान कितना है, 0 डिग्री, तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, cos फाई बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपका 16 का हो जाएगा डी, ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 का डी हो जाएगा, यूनिटी। अगला है टू लिमिट करंट चॉपिंग इन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट मटेरियल यूज्ड एज। इसको देखिए, हमने जब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पढ़ाया था तो उसके लेक्चर में भी बताया गया था कि करंट चॉपिंग को कैसे हम मिनिमाइज करते हैं। साथ ही साथ अब मुझे याद नहीं कि लेक्चर नंबर 18 या लेक्चर नंबर 19 में इसके बारे में डिस्कशन किया गया था कि अगर मेरा हाई वेपर प्रेशर हो और लो कंडक्टिविटी हो तो उस कंडीशन में करंट चॉपिंग की घटना को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हाई वेपर प्रेशर और लो कंडक्टिविटी, ये किसके लिए है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लिए है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगला ये फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन कंट्री लाइक इंडिया विच विच कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इज प्रिफरेबल, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, आयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, MOCB। देखो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप ये मान के चलो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में कितना भी कम वोल्टेज होगा तो आपका 11 के भी वोल्टेज होगा, 11 के भी वोल्टेज होगा। और जनरली 11 के भी रहता ही है। प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड 415 वोल्ट होता है, यही ना होता है। तो कह रहा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हर जगह 11 kV की लाइन हम लोग फीडर भेजते हैं। तो आपको बताया गया था ना कि जो आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो सस्ता भी होता है और सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। तो हम रूरल इस तरीके से, और आप जानते हो कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी आपका अप टू 36 kV तक मैक्सिमम यूज किया जा सकता है। और जब ऐसी बात आती है 3.3 kV से 36 kV के बीच अगर कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करना है तो आप कहते हो कि हमको VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज करना चाहिए। तो हम यहाँ पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किस वोल्टेज पर कर रहे हैं, 11 kV पर कर रहे हैं या 33 kV पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इसमें ज़्यादा सूटेबल होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी सही होगा। चलो, मेरा अगला क्वेश्चन है द करंट चॉपिंग टेंडेंसी इज़ मिनिमाइज बाय यूजिंग द SF6 गैस एज रिलेटिवली। सीधा मतलब ये है कि SF6 सर्किट ब्रेकर में करंट चॉपिंग की घटना को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं। तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि उसकी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में करंट चॉपिंग घटना कैसे मिनिमाइज करता हूँ। हाई वेपर प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा इसमें आर्क होते हैं या ज़्यादा आयनाइज पार्टिकल होते हैं, जिसके कारण करंट जीरो से पहले हम चॉप नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से अगर इसकी हम तुलना करें कि लो वेपर प्रेशर एंड लो वेलोसिटी, तो अगर आपका SF6 का प्रेशर कम होगा, तो उस कंडीशन में होता क्या है, आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटेगी, जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा करंट ब्रेकिंग की संभावना होगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि करंट तो मेरी ब्रेक हो, किस कंडीशन में, जीरो कंडीशन में ब्रेक हो। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि करंट मेरा जीरो कंडीशन से पहले कहीं ब्रेक हो।
जीरो कंडीशन से अगर पहले ब्रेक होगी तो करंट चॉपिंग की घटना होगी। जितना मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा उतना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उतना ज़्यादा करंट ब्रेकिंग की संभावना बढ़ेगी। तो अगर लो प्रेशर रखा जाता, इन केस लो प्रेशर रखा जाता तो करंट चॉपिंग की घटना मिनिमाइज हो सकती थी। दूसरा, वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, तो अगर जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जितना अधिक वेलोसिटी होगी, उतनी तेज़ी से SF6 गैस कांटेक्ट के बीच आएगी। जितनी तेज़ी से आएगी उतनी ज़्यादा करंट चॉपिंग घटना की संभावना होगी। अगर उसको मैं लो कर लूँ वेलोसिटी को, तो करंट चॉपिंग की घटना भी मिनिमाइज होने की संभावना हो जाती है। तो इस तरीके से आपका लो प्रेशर एंड लो वेलोसिटी हो जाएगा ऑप्शन सही। किसके लिए? SF6 सर्किट ब्रेकर के करंट चॉपिंग को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका 19 का सी। 19 का सी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि SF6 गैस एक्सीलेंट हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इज़ बिकॉज ऑफ इट्स। कह रहा है कि SF6 गैस है, SF6 गैस में एक एक्सीलेंट हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी किस गुण के कारण होता है? किस गुण के कारण होता है SF6 सर्किट ब्रेकर में हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी किस गुण के कारण होता है? तो ऑप्शन मेरा है 20 है। ऑप्शन मेरा 20 है, सॉरी क्वेश्चन मेरा 20 है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको इससे पहले भी लगाया जा चुका है। ये 18 या 19 लेक्चर जो भी होगा उसमें ये करवाया जा चुका है। उसमें ये बताया गया था कि आपका हाई मॉलिक्यूलर वेट हो और लो गैसियस विस्कोसिटी, हाई मॉलिक्यूलर वेट और लो गैसियस विस्कोसिटी, उस कंडीशन के लिए हम कहते हैं कि एक्सीलेंट हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है। और ये बताया भी गया था कि हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा तो कांटेक्ट के बीच थोड़ा कम स्पीड में जाएगा और विस्कोसिटी आपकी कम रहेगी तो वो चारों तरफ वो पहुँचेगा। तो ये क्या करेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हुए आगे बढ़ेगा। यहाँ मैं डिटेलिंग में नहीं बताऊँगा क्योंकि ये एज इट इज़ क्वेश्चन ये आपका लेक्चर नंबर 18 या लेक्चर नंबर 19 में ये डिस्कस हो चुका है, वहाँ डिटेल में हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी आपका जहाँ तक ये डी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का जो ए एंड बी करके ऑप्शन डी वाला ये सही होगा। अगला है ए 3 फेज ब्रेकर इज़ रेटेड एट 200 MVA 33 kV इट्स मेकिंग करंट। देखो दिया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि आपका सबसे पहले तो ब्रेकिंग कैपेसिटी दिया है 2000 MVA ब्रेकिंग कैपेसिटी दिया है, वोल्टेज रेटिंग 33 kV, वोल्टेज रेटिंग क्या दिया 33 kV। अब यहाँ से मैं ब्रेकिंग और मेकिंग कैपेसिटी निकालूंगा। अगर ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात करें, ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर हो जाएगा √3 इंटू सिस्टम वोल्टेज इंटू सिमेट्रिकल करंट। जो हमारी करंट हो जाएगी वही हमारी ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी में कितना है 2000 MVA बटे √3 इंटू 33। अगर इसको मैं भाग दूंगा तो मेरा आ जाएगा 1.732। ये आएगा ये 2000 अपान 57.156। अगर जब मैं इसमें भाग दूंगा तो मेरा आ जाएगा, ये आएगा I बराबर 34.99। तो ये मेरा क्या है 34.99, ये है मेरा किलो एम्पियर में ब्रेकिंग करंट। और अगर मैं इसमें मेकिंग करंट निकालना चाहूँ तो इसमें 2.55 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.55 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा करीब, ये आता है बता रहे हैं, तो ये आपका करीब आ जाता है 89 किलो एम्पियर। ये क्या है मेकिंग करंट।
ब्रेकिंग करंट आपका कितना आएगा, लगभग 34.99, तो लगभग 35 किलो एम्पियर आपका ब्रेकिंग करंट आएगा, 35 किलो एम्पियर आपका ब्रेकिंग करंट आएगा, और मेकिंग करंट कितना आएगा, 89 किलो एम्पियर आपका मेकिंग करंट आएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो आपका ऑप्शन डी, अगर इसमें मेकिंग करंट चूँकि पूछा गया है तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी। तो आपका 21 में ऑप्शन डी सही होगा। हो सकता है मिस्टेक से उसमें ऑप्शन ए ले लिया गया है, लेकिन अगर मेकिंग करंट इसमें पूछा है तो ऑप्शन डी सही होगा। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो आपके क्वेश्चन पेपर के लिए, तो इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिए। ब्रेकिंग करंट पूछता है तो 35 एम्पियर होता, मेकिंग करंट पूछा है तो 89 एम्पियर हो जाएगा। कैसे आया है ये आपको पता है। मेरा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। ऑटो रिक्लोजिंग इज़ यूज्ड इन केस ऑफ, पहला SF6 सर्किट ब्रेकर, मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर, बल्क आयल सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर। देखो आप जानते हो ऑटो रिक्लोजिंग तो होता है सर्किट ब्रेकर में, और किस में होता है, हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में होता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए जो है SF6 वाला, वो वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है द स्पीड ऑफ सर्किट ब्रेकर इंटरप्शन इन फोर्स ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। फोर्स ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की जो स्पीड है वो कैसी होती, कोई भी सर्किट ब्रेकर है उसकी स्पीड फास्ट ही होगी। तो इसमें आप लिख सकते हो 23 का ऑप्शन सी सही, थर्ड वाला सही होगा, फास्ट स्पीड वाला सही होगा। अगला है इन बल्क आयल सर्किट ब्रेकर आयल क्वंचिंग यूज्ड फॉर आर्क एक्सटेंशन इज अबाउट। इसमें ये है 24 में मेरा ये पूछ रहा है कि जो बल्क आयल सर्किट ब्रेकर होता है, बल्क आयल सर्किट ब्रेकर में आर्क क्वेंचिंग के लिए कितना % आयल यूज होता है। अगर टोटल कहें 100% यूज हो रहा है तो उसका 10% आर्क क्वेंचिंग के लिए होता है, और बाकी जो 90% बचता है, बाकी जो 90% बचता है ये मेरा होता है इंसुलेशन के लिए। इंसुलेशन के लिए तो केवल 10% जो आयल होता है उससे आर्क क्वेंचिंग प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, ऑप्शन इसका सही होगा, 24 का डी सही होगा। अब है अगला क्वेश्चन है 25 है, फॉर द सेम पावर फैक्टर द लीस्ट साइज ऑफ, फॉर द सेम पावर फैक्टर फॉर द सेम पावर द लीस्ट साइज ऑफ आयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर। देखो आयल है और वैक्यूम है, एयर ब्लास्ट है, SF6 है। तो अगर सेम पावर की बात हो तो देखो आपका वैक्यूम तो 33 kV तक ही यूज हो जाएगा हम, और तो यहाँ पर तो आपका एयर ब्लास्ट तो आपको काम ही नहीं कर रहा है। इसमें ऑप्शन में है कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, आयल सर्किट ब्रेकर। ये कह रहा है कि अगर पावर मेरी सेम है, सेम पावर के लिए इसमें से किस सर्किट ब्रेकर का जो साइज है वो सबसे कम होगा। अब आप देखो वैसे तो होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का साइज कम, लेकिन चूंकि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये 33 kV से ऊपर की ही बात कर रहा है, 132 kV से ऊपर की बात कर रहा है। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ऊपर की बात कर रहा है, तो इस कंडीशन में चाहे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो, चाहे SF6, चाहे आयल सर्किट ब्रेकर, इन तीनों को अगर मैं देखूँ, देखो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर तो पहले ही छूट गया लो वोल्टेज का, अगर मैं इसको मतलब हाई वोल्टेज में बनाऊंगा भी तो इसकी साइज़ बहुत अधिक आएगी। तो अगर इन तीनों चारों में मैं तुलना करता हूं तो मुझे पता चलता है कि SF6 वाला मेरा इसकी साइज़ सबसे कम होगी। तो 25 का क्वेश्चन नंबर 25 का ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक सेकेंड में थोड़ा देखता हूँ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी मेरा सही होगा, ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। तो ऐसा है, तो आपका अभी ये 25 क्वेश्चन तो हो गया है। अब इसके बाद
अगला जो रहेगा, बाकी के जो 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको भी बहुत शॉर्ट में ही बताऊंगा। तो आप कोशिश करिएगा जब तक अगला वीडियो मेरा नहीं आता, कम से कम लेक्चर नंबर 18 और 19 आप ज़रूर देख लीजिए। इसको आप देख लिए तो आपका सर्किट ब्रेकर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वाइज। चलिए आज के लिए आप लोग मुझे विदा करिए, धन्यवाद।